हेलो एस्पायरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो परीक्षा है इसकी टेंटेटिव डेट मार्च महीने में दी गई है। हालांकि अभी डेट को डिसाइड नहीं किया गया है, परंतु आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च महीने में होने की प्रबल संभावना है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। दरअसल यह जो प्रैक्टिस सेट है यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें टोटल आपको लगभग 20 सेट्स दिए गए हैं और हम लोग एक एक दिन करके यानी प्रत्येक दिन हम लोग एक एक सेट को इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए इस वीडियो को। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा। यहीं आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान सकते हैं कि ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आप लोग हमारे साथ सेट लगाएंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टोटल 75 प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न जो होंगे वो जीके के होंगे और 25 प्रश्न जो होंगे वो साइंस के होंगे, इसे देखने वाले हैं। देखिए, सेकंड प्रश्न जो है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश में भेजा था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसे विदेश में भेजा था वो थे ऑप्शन में संघमित्रा, कुणाल, देवानाम प्रिय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघमित्रा। दरअसल संघमित्रा जो थी ये अशोक की पुत्री थी, ठीक है। और इसे इन्होंने प्रचार के लिए विदेशों में भेजा था। इनके साथ साथ इनका भाई, संघमित्रा का भाई यानी कि अशोक का पुत्र महेंद्र जो थे, इन्हें भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। हो सकता है कभी आपको ऑप्शन में संघमित्रा ना दे, महेंद्र दे दे, तो हमारा सही आंसर महेंद्र होगा, ठीक है। और संघमित्रा भी होगा अगर रहेगा तो। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चौथ क्या था। आप सबको पता होगा कि मराठा सरदारों द्वारा चौथ एक टैक्स के रूप में लिया जाता था। बताइए वो क्या होता था। पहला ऑप्शन है कि शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर था, तो ये धार्मिक कर तो था नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। इसके बाद है शिवाजी द्वारा लगाया गया मार्ग कर, मार्ग कर भी नहीं था तो ये भी कट जाएगा। अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर, तो ये तो मराठाओं से संबंधित था तो अकबर वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। अब ऑप्शन हमारा केवल 4 बच गया, इसलिए हमारा सही आंसर 4 हो जाएगा। दरअसल शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर होता था चौथ, ठीक है। और इसमें जो है टैक्स के रूप में 1/4 लिया जाता था, भू राजस्व का 1/4 इसमें लिया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा था चौथ, ठीक है ना। चौथाई भाग लिया जाता था इसलिए इसका नाम चौथ पड़ा था। दरअसल ये चौथ जो लिया जाता था इसमें मराठा सरदार जो थे वो अपने आसपास के क्षेत्रों के शासकों को यह आश्वासन देते थे कि हम उन पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें चौथ देना पड़ेगा और जिस दिन वो चौथ देना बंद कर देंगे उन पर आक्रमण हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए चौथ लिया जाता था। एक आप लोग जानते होंगे सरदेश मुखी के बारे में। सरदेश मुखी जो था ये भी लिया जाता था मराठा सरदारों द्वारा ही। दरअसल यह उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन होता था, परंतु मराठा जो थे उस पर अपना आधिपत्य जमाते थे और दावा करते थे कि यह क्षेत्र उनका था, ठीक है। और सरदेश मुखी जो होता था वो भू राजस्व का 1/10 हुआ करता था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1/10 हुआ करता था सरदेश मुखी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दरअसल भारत में दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था ऑप्शन नंबर ए, हमारा हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे। तो उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है जिसे हम लोग सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, सॉरी ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं ना, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। पूर्वी गंग राजवंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम, जिनके द्वारा 1250 ईस्वी में उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया गया था और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, और ये याद जरूर रखेंगे आप लोग कि कोणार्क मंदिर जो है ये भगवान सूर्य को समर्पित है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों। तो देखिए यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दरअसल अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन जो बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो सरल रेखा में अर्थात एक शीत रेखा में होते हैं, इसलिए यह घटना घटित होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। बताइए बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो देखिए बिहार की जो पहली राजभाषा है वो है हिंदी, ठीक है ना, वो कौन सी है, हिंदी है। और दूसरी राजभाषा जो है वो है उर्दू, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। मे भी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू को कब बनाया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे इसे 1984 में बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। बताइए किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु तेग बहादुर ने या फिर गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु हरगोविंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। आपने सुना होगा अकाल तख्त के बारे में, ठीक है ना, अकाल तख्त जिसे हम लोग प्रभु का सिंहासन भी कहते हैं, इसकी स्थापना भी हरगोविंद ने ही करी थी। हरगोविंद जो थे ये सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। ठीक है, गुरु हरगोविंद जो थे ये कौन थे, गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर जो थे इनकी हत्या किसने करवा दी थी, तो इसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं। तो दरअसल बोडिया नामक जनजाति जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंगेर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10वां नंबर प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। तो देखिए दरअसल राज्य विधानसभा जो है इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो हो सकती है 500। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम हो सकती है 60। न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60। परंतु आप लोग याद रखेंगे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 60 से भी कम है। जैसे आपको सिक्किम, है ना, सिक्किम में आपको केवल 32 सीटें ही हैं। ठीक है, गोवा में आपको 40 सीटें हैं और मिजोरम में भी आपके 40 सीट हैं। ठीक है, तो ये 3 राज्य आप लोग याद रखेंगे। गोवा, मिजोरम में 40-40 हो जाएंगे और सिक्किम में 32 सीटें हो जाएगी न्यूनतम। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे। तो राज्य विधानसभा में अधिकतम पूछेगा तो 500 और न्यूनतम पूछेगा तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 60। इसके बाद हम लोग 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन यानी भारत में बड़ा दिन डैश को होता है, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि किस तिथि को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दरअसल देखिए भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 21 जून को। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए भारत में भी सबसे बड़ा दिन होगा। और यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, या फिर इसे ऐसे भी पूछ दे कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो 1651 में मुगलों द्वारा जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कासिम बाजार, जो कि हुगली के निकट था। ठीक है ना, अब देखिए इस टाइम पे यानी 1651 की बात हो रही है, तो इस समय मुगल शासक कौन होगा, इस समय मुगल शासक जो थे वो थे आपके शाहजहां। ठीक है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही अनुमति दी थी अंग्रेजों को कासिम बाजार के पास अपनी फैक्ट्री या फिर व्यापार करने की अनुमति और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दीव एक द्वीप है। बताइए दीव जो है ये एक द्वीप है, दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर या फिर महाराष्ट्र से हटकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
दीव जो है यह गुजरात से हटकर एक द्वीप है, ठीक है ना। ये खंभात की खाड़ी में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये खंभात की खाड़ी में स्थित है दीव। अगर हम भारत के मैप की बात करें, एक मिनट, अगर हम भारत के मैप की बात करें तो अगर ये भारत का मैप अगर हम देखें, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे गुजरात के पास दीव हो जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका दमन हो जाता है। तो गुजरात के पास द्वीप है, इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुजरात। इसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, अर्थात भू आवेष्टित है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भूमि से घिरा हुआ है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अराल सागर। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अराल सागर के अलावा भी आप लोग याद रख सकते हैं एक कैस्पियन सागर, एक ग्रेट साल्ट लेक, और डेड सी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ये सब के सब जो हैं ये भूबद्ध, भू आवेष्टित है या फिर भूबद्ध है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? अराल सागर है, ग्रेट साल्ट लेक है, डेड सी है, ठीक है, और कैस्पियन सागर है। इसे आप लोग याद रखेंगे या फिर किसी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके बाद 15वां नंबर प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो दरअसल शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटका में स्थित है और यह कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई कभी पूछ दे कि शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 16वां नंबर देख लेते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर इकबाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भगत सिंह। लेकिन एक चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अगर ऑप्शन में भगत सिंह भी रहे और एक आपको ऑप्शन दे दे हसरत मोहानी का, तो हमारा सही आंसर हसरत मोहानी हो जाएगा, ठीक है। दरअसल क्या हुआ था कि कोलकाता में एक श्रमिक आंदोलन चल रहा था। इसी श्रमिक आंदोलन में हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था, इसलिए हसरत मोहानी ही सही आंसर होगा। परंतु यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है और ऑप्शन में भगत सिंह है, तो इसका आंसर भगत सिंह होगा, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है इसे लोकप्रिय बनाने में अगर किसी की अहम भूमिका थी तो वो भगत सिंह थे, इसलिए हमारा सही आंसर भगत सिंह हो जाएगा। परंतु हमेशा याद रखना है कि अगर हसरत मोहानी ऑप्शन में होंगे तो हसरत मोहानी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा है। बताइए, भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसे किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक बुक आया था 1882 में, आनंद मठ, एक नॉवेल था यानी उपन्यास था आनंद मठ, जो कब आया था? 1882 यानी 1882 में आया था, ठीक है ना। जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में, आप लोगों को याद रखना है कि वंदे मातरम जो है इसे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है जिसमें पहली बार गाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि किसने पहली बार गाया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। वंदे मातरम गीत को सबसे पहले किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और कब गाया गया था पहली बार? तो याद रखना है 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कौन सी है। तो देखिए प्राचीनतम एयरलाइन जो है वो आपका हो जाएगा डच KLM, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर कभी पूछ दे इससे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में, 1919 में। एक और आप लोग याद रखेंगे, ILO जो होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना भी 1919 में ही हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है। बताइए, हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजा रवि वर्मा जो थे इन्होंने हंस दमयंती को चित्रित किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी। बताइए, हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म जो है वो किस वर्ष आई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1968 में हेमा मालिनी की पहली फिल्म आई थी। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सा फिल्म था, तो इसका नाम था सपनों का सौदागर, ठीक है। कौन सा था? सपनों का सौदागर था। और इसमें जो एक्टर थे यानी अभिनेता जो थे वो थे राज कपूर, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है। रघुपति राजा राम किसने लिखा है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विष्णु दिगंबर पलुष्कर। लेकिन लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो गांधी जी को जाता है। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम भजन जो था इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय गांधी जी को जाता है, परंतु इसे लिखा था विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 22 नंबर है कि भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। बताइए, तो भारत में जो आप पैसा वर्ड सुनते होंगे इसका परिचय कब कराया गया था, यानी ये किस वर्ष आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1957 में। दरअसल भारत सिक्का अधिनियम या भारत सिक्का संशोधन अधिनियम 1955 के तहत 1957 में एक वर्ड दिया गया था, पैसा। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा 1957। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, देखिए आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं रौफ, झोड़ा, वो विधि या फिर सुइसनी। तो राजस्थान से संबंधित पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो आप रौफ देख रहे हैं ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, झोड़ा जो है ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है, और विधि जो है ये आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसलिए हमारा सही आंसर सुइसनी जो है ये राजस्थान से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। बताइए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वट वृक्ष या फिर बरगद का वृक्ष जिसे हम लोग कहते हैं। अगर इससे कभी आपसे बरगद का साइंटिफिक नाम काफी पूछा जाता रहा एग्जाम में, तो इसलिए इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है फाइकस बेंगेलेंसिस। ठीक है, और याद रखना है कि बरगद वृक्ष जो है इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। तो हिंदू हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बरगद वृक्ष के सामने अगर कोई विशेष मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है, इसलिए इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1506 में आगरा नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो देखिए 1506 में जो आगरा नगर को बसाया था वो बसाया था किसने, सिकंदर लोदी ने। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाई। ठीक है, और सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन था, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इसी के साथ बाबर का युद्ध होता है कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और फिर भारत में मुगल वंश या मुगल सत्ता की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज की मतलब द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया था। तो दरअसल बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो 1957 में हुआ था, और इन्होंने जो है सबसे पहले भारत में पंचायती राज के गठन का सुझाव भी दिया था, और इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। पंचायती राज की संरचना कैसी होनी चाहिए, त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ठीक है ना, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पे और एक जिला स्तर पे। ठीक है, तो ग्राम स्तर पे होना चाहिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए प्रखंड, या फिर हम जिसे कह सकते प्रखंड कहते हैं, और जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत या फिर जिला परिषद जिसे हम लोग कहते हैं होना चाहिए त्रिस्तरीय। ठीक है ना, और अशोक मेहता जी जो थे उन्होंने कहा था कि द्विस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि द्विस्तरीय होना चाहिए। उन्होंने ब्लॉक को कट कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत हो और जिला स्तर पे जिला परिषद हो। ठीक है, अशोक मेहता द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। तो दरअसल भारत का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यहीं पर जो है सतीश धवन रिसर्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। तो देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक, यहाँ पे आपसे लगा दिया है कि स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो थे ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। दरअसल इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शूटिंग से संबंधित हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? तो दरअसल बिहार ने अब तक 24 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान को पूरा कर लिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? तो दरअसल काला रंग का जो फ्लैग होता है जिसे हम लोग ब्लैक फ्लैग कहते हैं, ये किसको दर्शाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 विरोध को दर्शाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप शांति देख रहे होंगे, इसे कौन दर्शाएगा? तो इसे सफेद ध्वज सब दर्शाता है शांति को, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ स्थित है? एयरफोर्स का स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु में, ठीक है। इसके बाद हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि मंदी की परिभाषा क्या है, अर्थात मंदी हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए, मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी हो जाती है, बिल्कुल। मंदी के समय में क्या होता है कि जो आर्थिक प्रवृत्ति की गति होती है या फिर आर्थिक वृद्धि हम उसे कह सकते हैं, वो क्या हो जाती है? काफी धीमी हो जाती है। इसके बाद वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है अर्थात बेरोजगारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है। तो जैसे ही मांग और उत्पादन गिरेगा, मांग में कमी आएगी तो उत्पादन में भी कमी आएगी, और उत्पादन में कमी आने से निश्चित रूप से बेकारी बढ़ेगी अर्थात बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस स्थिति को भी हम लोग कहेंगे कि मंदी की स्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है। तो दरअसल ये भी सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी विकल्प जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं मंदी के बारे में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश पर किस हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है? तो अरुणाचल प्रदेश पर किस हाईकोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुवाहाटी हाईकोर्ट का क्षेत्र, गुवाहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा नागालैंड के बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। नागालैंड हो गया आपका, फिर आपका एक त्रिपुरा हो गया, है ना, गुवाहाटी के अंदर ही आएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट में असम आएगा, त्रिपुरा आएगा, नागालैंड भी आएगा और मिजोरम भी आएगा, ठीक है। इन सब राज्यों को आप याद रखेंगे और एक मणिपुर भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, गुवाहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी राज्य आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइए अकबरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो दरअसल अकबरी मस्जिद जो है यह पटना के निकट मनेर में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना है आप लोगों को। मनेर जो पटना के निकट है यहीं पर अकबरी मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में। सतारा से एक प्रश्न याद आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस मराठा सरदार ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? बताइए किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो बिल्कुल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा की भूमिका तो होती है, इसलिए ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। इसके बाद है राष्ट्रपति के महाभियोग में, तो इसमें भी इनकी भूमिका होती है ना, तो इसलिए भी हमारा सही आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछ रहा है किसमें भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अध्यक्ष के निर्वाचन में। तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? बताइए डेमोक्रेसी शब्द जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो दरअसल यह ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। ग्रीक भाषा के डेमोस्क्रेशिया, डेमोस्क्रेशिया वर्ड से आया है डेमोक्रेसी, जिसका मतलब होता है जनता का शासन, ठीक है ना। डेमोस्क्रेशिया वर्ड से आया है डेमोक्रेसी, जिसका मतलब क्या होता है? जनता का शासन।
ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 38 नंबर कि मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुने। ठीक है, कासिम सुलेमानी के नाम पे जो मिसाइल बनाया गया है ईरान के द्वारा, इसके बारे में आपसे गलत कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत दिया हुआ है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो बिल्कुल कासिम सुलेमानी मिसाइल जो है वो क्या है, ये सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, यही हमारा गलत हो जाएगा। इसे ईरान द्वारा निर्मित किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और यह मिसाइल ईरान की है, तो ये भी सही है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, क्योंकि हमसे गलत कथन पूछा जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किसके लिए फेमस है। तो बिहार राज्य का जो गोपालगंज जिला है ये दरअसल सोडा उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए हमारा सही आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, सोडा उत्पादन। ठीक है, गोपालगंज के अलावा मुजफ्फरपुर भी सोडा उत्पादन के लिए फेमस है। और आप लोग याद रखेंगे पूर्वी चंपारण भी काफी फेमस है। और अगर दक्षिण बिहार में पूछे आपसे, तो दक्षिण बिहार में आपका नवादा जिला जो है ये भी सोडा उत्पादन के लिए फेमस है। नवादा और शेखपुरा, ठीक है ना, ये दोनों सोडा उत्पादन के लिए दक्षिण बिहार में फेमस हैं। चलिए, गोपालगंज में एक थावे महोत्सव मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, थावे महोत्सव गोपालगंज में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर कि डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है। तो डिफेंस फोर्सेस की जो सर्वोच्च कमांड का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था। बताइए, राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में दिसंबर 27 1911 में, यानी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत का प्रथम गान हुआ था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि 42 नंबर है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है। बताइए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें जिसमें क्या गुण होगा, तो हम कहेंगे कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार है। बताइए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लोग लोग जो होते हैं यानी जनता देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सरकार है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है ये आपका गोवा पणजी में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था। बताइए, किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। ठीक है ना, तो बिहार राज्य पहला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की है। तो भारत की जो राष्ट्रगीत है इसकी रचना जो है वो की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगर राष्ट्रगान आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान की रचना किसने करी है, तो वो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और किस नाम से की जाती है। तो दरअसल लाल बहादुर शास्त्री जो है इन्हें शांति दूत भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही हो जाएगा। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे, इसलिए इन्हें शांति दूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। वो थे, तो दरअसल रमन मैग्सेसे जो थे ये फिलीपींस के प्रमुख थे। ठीक है ना, याद रखना है कि ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, और इन्हीं के नाम पे मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 48 नंबर प्रश्न है कि बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किस पुस्तक में किया है। तो बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन तुजुक ए बाबरी में किया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है।
तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है स्थित है वो है आपका बरौनी में स्थित। और बरौनी किस जिले में आता है? तो बरौनी बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कोलकाता में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने अभी 50 प्रश्न जीके के देख लिए हैं और अब हम लोग यहाँ से 25 प्रश्न जो है वो साइंस के देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस के प्रश्नों को। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। ठीक है ना। किसी भी तुल्यकाली सैटेलाइट की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो है वो लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। तो बताइए, काफी इजी प्रश्न है कि नॉटिकल माइल जो है ये दूरी की इकाई है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो नौ संचालन में किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर यानी उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? तो दरअसल अगर हम इस पृथ्वी को ड्रॉ करें और यहाँ से हम इक्वेटर को गुजारें यानी भूमध्य रेखा को गुजारें, जिसे हम लोग इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री भी कहते हैं, तो इससे जैसे ही हम ऊपर की ओर जाएंगे ध्रुव की ओर या फिर नीचे की ओर भी आएंगे ध्रुव की ओर, यहाँ पे दक्षिण ध्रुव और इधर उत्तरी ध्रुव है ना, तो ऊपर की ओर जाएंगे ध्रुव की ओर तो जी का मान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। या फिर नीचे की ओर भी अगर हम दक्षिण ध्रुव की ओर आएंगे तो भी जी का मान बढ़ता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ध्रुव पर जाने पर जी का मान सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है। और इक्वेटर जो होता है यहाँ पर जी का मान सबसे कम होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, यानी ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर जी का मान घटेगा। और एक चीज याद रखेंगे, पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है। ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारत्व है वो ऑप्शन नंबर एक आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी ध्वनि का तारत्व जो है वो उतना अधिक होगा। यही रीजन है कि पुरुषों के आवाजों की तुलना में महिला की जो आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज जो होती है वो काफी तीक्ष्ण होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो दरअसल संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की जो टेक्निक होती है इसे हम लोग रिमोट सेंसिंग या फिर सुदूर संवेदन कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो डॉक्टर्स जो हेड मिरर लगाते हैं वो दरअसल अवतल प्रकार का होता है ना। वो दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर टू जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 58 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर चार जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो पत्तियों में बनता है। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। और भोजन जो है पौधों में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है ना, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और जीवों में जंतुओं में किस रूप में रहता है? जंतुओं में किस रूप में भोजन स्टोर हो रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पौधों में पूछेगा तो स्टार्च के रूप में और जंतुओं में पूछेगा तो ग्लाइकोजन के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा किससे निकाला जाता है? बताइए, लोहा किससे निकाला जाएगा? हिंगुल से, बॉक्साइट से, डोलोमाइट से या फिर हेमेटाइट से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है। दरअसल हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। ठीक है ना। हिंगुल जो है ये पारा का अयस्क है, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है और डोलोमाइट किसका अयस्क है? ये आप लोग ऑप्शन
आप लोग जो है इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे डोलोमाइट किसका अयस्क है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। तो बताइए, दालचीनी जो है एक विशेष प्रकार का मसाला होता है, तो बताइए यह पौधे के किस भाग से निकाला जाता है। तो दालचीनी जो है यह पौधे के आंतरिक छाल से निकाला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, डोलोमाइट के बारे में मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। दरअसल यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के दोहरे कार्बोनेट का पारदर्शी रवेदार खनिज होता है। ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है कि दोहरे कार्बोनेट का पारदर्शी रवेदार खनिज होता है डोलोमाइट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें हम उन सब को रखेंगे जिसका हम लोग जड़ खाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 4 देख रहे होंगे, मूली, सलजम और टर्निप। है ना, सलजम को ही टर्निप कहते हैं। तो मूली, सलजम और गाजर जो है इसका हम लोग जड़ खाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। पालक का पत्ता खाते हैं, बंधा गोभी का भी पत्ता खाते हैं और धनिया का भी पत्ता ही खाते हैं, तो इसलिए ये तो होगा नहीं, है ना। और जब हम चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूमैटोफोरस का क्या कार्य होता है। तो दरअसल न्यूमैटोफोरस का कार्य जो होता है वो होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आप लोग दलदली क्षेत्र या फिर आप कह लो मैंग्रोव क्षेत्र जो समझते होंगे ना आप लोग, तो मैंग्रोव वन जो होते हैं ना उसमें जो, या फिर दलदली क्षेत्र में जो पौधे होते हैं, जो वन होते हैं, उनके जड़ों को हम लोग न्यूमैटोफोरस कहते हैं। ठीक है ना। एक प्रकार का ये जड़ होता है जो कि क्या करता है कि दलदली क्षेत्रों में रहने वाले पौधों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, न्यूमैटोफोरस। ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। मे भी आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए कि मैंग्रोव वनों के जो जड़ होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे न्यूमैटोफोरस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 63rd नंबर है कि यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है। तो यदि किसी पानी से दुर्गंध आती है तो उसमें हम लोग सक्रिय चारकोल को मिलाकर क्या कर सकते हैं कि दुर्गंध को दूर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। ब्लीच मत मार्किएगा आप लोग, है ना, सक्रिय चारकोल हमारा सही आंसर होगा, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर कि चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता, यानी कि दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है, बताइए। दरअसल जब हम लोग चूने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं तो क्या होता है ना कि उसका रंग दुधिया हो जाता है। ठीक है ना। तो बताइए कि चूना पानी का दुधिया रंग जो है वो किसके बनने से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से उसका रंग जो है वो दुधिया हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 65 नंबर प्रश्न है कि दांत और हड्डियां किससे मजबूत होती है और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, बताइए। दांत और हड्डियां जो होती हैं वो किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम। ठीक है ना। दरअसल किसी भी अन्य खनिज की अपेक्षा मानव शरीर में जो होता है ना वो सबसे ज्यादा कैल्शियम की ही जरूरत होती है। ठीक है। और मानव शरीर में यानी हम लोगों के शरीर में 99% से अधिक कैल्शियम हड्डी या फिर दांतों में पाया जाता है, जिससे हड्डी या फिर दांतों को शक्ति और दृढ़ता प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, बताइए। एड्स के जो वायरस होते हैं वो किसे नष्ट कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लिम्फोसाइट को। ठीक है ना। लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, एड्स के विषाणु नष्ट कर देते हैं। दरअसल लिम्फोसाइट जो है ये एक प्रकार का WBC होता है। ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसे HIV के जो वायरस होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 67 नंबर प्रश्न है कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। तो आप सबको पता होगा कि पोलियो जो है एक वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 68 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपसे मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, आप देख लीजिए। देखिए एनाफ्लीज दिया गया है, एनाफ्लीज मादा क्यूलेक्स है, फिर रेत मक्खी है और फिर सीसी मक्खी है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो
यहाँ इसको थोड़ा मैं कम जूम करता हूँ, है ना, यहाँ से आपको सारे प्रश्न दिखेंगे अब। हाँ देखिए, मादा एनीफ्लीज जो है ये, इससे कौन सा रोग होता है, इससे आपका मलेरिया होता है, यानी कि ए का हमारा 4 हो जाएगा। क्यूलेक्स मच्छर के कारण जो है आपको फाइलेरिया रोग होता है, इसलिए इसका 3 हो जाएगा, यानी बी का 3 हो जाएगा। रेत मक्खी के कारण जो है आपको काला जार होता है, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और सीसी मक्खी के कारण नींद की बीमारी होती है, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और बोल देता हूँ। मादा एनोफ्लीज के कारण मलेरिया की बीमारी होती है, क्यूलेक्स के कारण फाइलेरिया, रेत मक्खी से काला जार, और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। तो 68 नंबर प्रश्न जो है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। दरअसल जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसे रंगीन करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल को कलरफुल बनाने के लिए हम लोग उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, बताइए। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बैटसन ने। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, वॉटसन ने। एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि जीन शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि जीन शब्द किसने गढ़ा था, तो हमारा सही आंसर जोहानसन होगा। परंतु अनुवांशिकता पूछ रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर जो है यहाँ पे वॉटसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। तो दरअसल अवतल दर्पण द्वारा जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वास्तविक प्रकार का होता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, और यदि उत्तल दर्पण यहाँ पे रहता तो वो हो जाता आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं, बताइए। सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले जो होते हैं वो व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न है कि एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या भरा हुआ रहता है। तो एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है वो आपका पारद वाष्प भरा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 74 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था, बताइए। मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट देता हूँ, यह जो विस्फोट कराया गया था ये कराया गया था आपको 19 मई 1974 को। ठीक है ना, 19 मई 1974 में करवाया गया था। आप निश्चित रूप से आप लोग गेस कर लिए होंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। ठीक है ना, तो भारत के राजस्थान में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था 19 मई 1974 को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। दरअसल कारों में जो नेटवर्क्स होते हैं उसे बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंतः स्थापित। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में 50 प्रश्न जीके के और 25 प्रश्न विज्ञान के देख लिए हैं। इसके बाद यहाँ से जो है मैथ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जिसे मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। मैं मैथ के और रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे उन्हें एक नेक्स्ट वीडियो में, मैथ्स के अलग और रीजनिंग के अलग मैं एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है ना, प्रत्येक सेट का। तो चलिए, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस वीडियो से यानी कि इस प्रैक्टिस सीरीज से आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प भी मदद मिलेगी। तो यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, एवं चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।